गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद में हरमीत सिंह। हरमीत, कैसे हो आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल सर। मैं बिल्कुल ठीक। आप दोनों सुनाएं, कैसे मिजाज आप दोनों के? लग तो रहा है बड़े अच्छे मिजाज है, बड़े फ्रेश लग रहे हो। ये लग ही रहे हैं दोनों। नींद काफी हुई है मेरे ख्याल में। हमारी कोशिश है फ्रेश लगे बिल्कुल। और हमारे जो पिछले दिन है ना वो बहुत हेक्टिक गुजरे हैं। आप तो लकी हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए, हमने बहुत काम किया बहरहाल। हाँ, और मौसम आपके बकौल मुझे पता है, हेड ऑफिस के हेडेक, काफी सारे काम करने पड़ते हैं वहाँ पे। हाँ, औसम मौसम जिसको आप कहते हैं, इसलिए मैं भाग के इस्लामाबाद आ गया, देख लो। मैंने कहा जैसे आप कहते हैं ना औसम मौसम, तो औसम मौसम है। यहाँ पे भी बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है और ठंडा है मौसम, गर्मी नहीं है। हाँ, मौसम काफी औसम है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ तो सुबह से बारिश शुरू हुई थी, आज फिर सुबह 4 बजे से बारिश थी, हल्की फुल्की, और ठंडी ठार हवाएं थी। दिल नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन भैया जब वो अलार्म बज जाता है कि आपने उठना है और जाना है, स्टूडियो पहुंचना है, तो फिर उठना ही पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। लेकिन ये है कि मौसम बहुत कमाल का हो गया, और इसीलिए रेस्ट थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, नींद भी ज्यादा बड़ी बेहतर तरीके से आ जाती है। क्योंकि जब जब इस किस्म का मौसम हो तो उसमें नींद आसानी से आ जाती है, क्योंकि हब्स बहुत ज्यादा थी। यहाँ में भी थोड़ी इलाकों में हब्स ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से थोड़ी कमी आप देखने को मिल रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। खैर, हम आज का जरा रन डाउन टॉप स्टोरीज आज की अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर लें। सबसे पहले हमारे पास होगा पब्लिक का डेली डोज, उसमें इंटरेस्टिंग खबरें वो आप तक पहुंचाएंगे। फिर समात में कमी की वजूहात क्या हैं, आज हम इस पर बात करेंगे, और क्या क्या ट्रीटमेंट्स जो हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत जदीद है तो ऑब्वियसली इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा जिद्दत आ रही है और ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो समात की कमी के ट्रीटमेंट्स इस वक्त क्या क्या अवेलेबल हैं, इन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब शो में मौजूद होंगे। फिर हम आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे एक कैटल फार्म की, जहां पर वजन के हिसाब से जो है वो जानवर जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। काफी पॉपुलर हो गया ये तरीकेकार। लोग जो है तोल के लेते हैं, जिंदा तोल के लेते हैं, और वो जो मंडियों में जाके है ना, एक तो मंडियों में जाके ये होता है कि वो जो धोखेधड़ी से बच जाते हैं, और फिर भाव तान करना, कोई कह रहा है 20,000 तो ये कह रहे हैं 15,000, इस तरह का वो जो होता है ना। वैसे तो 15,000 20,000 वाला जमाना अब नहीं रहा, अब तो 80,000 लाख वाला जमाना आ गया है। लेकिन ये है कि तोल के कम से कम ये है कि एक रेट है, मतलब आपको पता है कि इस पे मैंने लेना है। बिल्कुल। हाँ। तो ये एक रिपोर्ट है, खुसूसी रिपोर्ट है इस कैटल फार्म की, वो आपको दिखाएंगे। पिंडी भटिया से ये रिपोर्ट है। फिर हमारे साथ सिंगर मौजूद होंगे। फिर मॉनसून का पहले स्पेल का आगाज हो चुका है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर तरफ बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। और आखिर में हम बात करेंगे, जिस तरह से कुछ रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने गवादर का दौरा किया था और वहाँ पर जो अमायदीन मौजूद थे उनसे खिताब के दौरान कहा था कि वो बलोच रहनुमाओं से बातचीत करने का सोच रहे हैं, ताकि उनके अंदर जो एहसास महरूमी है, बलोचियों के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए और मामलात को सॉर्ट आउट किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत नाराज़ बलोचियों को मनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। इस पर आज हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद भी देख लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि शाहज़ैन बुगटी को उन्होंने दरमियान में एक मिनिस्टर का दर्जा दे के ये अपॉइंट किया कि वो टास्क दिया गया उन्हें मनाने के लिए। इसी तरह सरफराज बुगटी साहब, अनवारुल हक काकड़ सेनेटर जो बाप के हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उन दोनों को भी टास्क दिया गया है, वो भी ऑन बोर्ड हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है। तो ये जरा हम डेवलपमेंट की बात करेंगे कि अब तक कहां तक पहुंच गई है सूरत। बिल्कुल, इस सूरत हाल पर बात करेंगे। अब सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, जिस पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इंटरेस्टिंग खबरें। तो पहली खबर हमारे पास आज की ये है कि महकमा खुसूसी तालीम पंजाब अब खुसूसी तालीम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने बसेस का इस्तेमाल जो है वो स्टार्ट किया है। खुसूसी तालीम जो बच्चों की है, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनकी तालीम के लिए जो है वो खुसूसी इस तरफ तवज्जो इस फील्ड पर दी जा रही है और बसेस पर जो इस महकमे के इक़दामात हैं उनकी तशहीर की जाएगी। लास्ट ईयर की अगर बात की जाए तो खुसूसी बच्चों के लिए 52 के करीब बसेस जो थी वो ख़रीदी गई थी और इनमें बच्चों की हिफाजत के लिए, निगरानी के लिए प्रॉपर CCTV कैमरास भी नस्ब किए गए थे। अब ये आपको हम बसेस भी दिखा रहे हैं, इस पर हेल्पलाइन नंबर भी होगा और लोगों को इसकी अहमियत के बारे में भी बताया जाएगा कि
जो खुसूसी बच्चे हैं उनकी तालीम किस कदर अहमियत की हामिल है और वो भी तालीम के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल सही है, मतलब ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है और दुनिया जहान में अगर देखा जाए तो स्पेशल किड्स हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमारे यहाँ देखो निचले तबके में तो ये होता है, हरमीत आपने भी देखा होगा कि जिसका बाजू टूटा या पैर खराब हुआ या उसको सड़क के किनारे बिठा के भीख मांगने लगे या उसको माजूरी समझ के उसको बिल्कुल ही एक तरफ को कर दिया, तो ये काश ये हो कि ये फैलाव निचली सतह तक चला जाए और किसी भी घर में कोई भी बच्चा ऐसा हो तो उसको कल जैसे हमारे साथ किरण मौजूद थी जिसकी ना टांगे हैं ना बाजू है, हमारे पास एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। तो इस तरह के बच्चों को बल्कि अगर जरा सी मदद करें तो ये बड़ा नाम रोशन कर सकते हैं मुल्क का भी। और मेरे ख्याल में जब ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें अगर अल्लाह ताला ने कोई एक कमी रखी होती है तो उनके जो दूसरी हिस्से होती हैं ना वो एक्स्ट्रा तेज होती हैं। मतलब जिस तरह से किरण मुंह में कलम दबाकर इतनी खूबसूरती के साथ इतनी तेजी के साथ लिख रही थी, तो ये एक तरफ से अगर अल्लाह ताला कमी रखता है तो वो दूसरी तरफ से वो पूरी भी हो जाती है। उस पर तवज्जो देने की खैर जरूरत होती है। और रुखमा एक जिस तरह आपने बात की, हाँ जी रोहमा जैसा कह रही है कि जाहिर बात है जब आप इनको पॉलिश करते हैं तो यकीनन इनमें और निखार आती है। और ये जो हम डेली डोज में यानी मॉर्निंग का डोज होता है, मैं इसको मॉर्निंग का डोज कहता हूँ क्योंकि बड़े सुबह सुबह आज बड़ी फ्रेश खबरें भी होती हैं, बहुत अच्छी खबरें भी आप वहाँ से जब आप स्टार्ट करती हैं। तो ये जो हमने इससे पहली बात की थी कि जो हमारे ख्वाजा सरा हैं उनके हवाले से एक स्टेप लिया गया एजुकेशन के हवाले से, अब ये स्टेप, तो ये हुकूमत जिस तरह एक्टिव नजर आ रही है, इसी तरह अगर ये इन चीज़ों पर, ये जो असल मसला क्या होता है जब एक हुकूमत कोई काम स्टार्ट करती है, दूसरी हुकूमत जब आती है, किसी और की गवर्नमेंट आती है, तो उन कामों को बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाता है। अगर इस किस्म के इक़दाम को अप्रिशिएट करके आगे की तरफ कन्वे किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो मसाइल है, जो मसले मसाइल हैं, चाहे वो स्पेशल लोग हैं या ख्वाजा सरा हैं या दीगर मजलूम तबके हैं, तो ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि माशरे में इनका अपना एक किरदार जो है वो सामने आ जाएगा। और जिस तरह हमने प्रभु साहब जिस तरह कह रहे हैं कि जो बेचारे जिनकी टांग नहीं होती, बाजू नहीं होता है, अब तो प्रॉब्लम यह आ गई कि हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक भी होते हैं लेकिन उन्होंने एक्टिंग इस किस्म की होती है क्योंकि उन्होंने भी सीख ली ये चीज़ें, तो बड़ी आसानी से दिहाड़ी बन जाती है। तो ये चीज़ें जो है इनको कम से कम ख़त्म करना होगा और हमने इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना होगा, इनको सहारा दे के आगे, सहारा मतलब एजुकेशन का जो सहारा है, ये नहीं कि भैया उनको सपोर्ट उसी तरह सहारा देना है, नहीं, इनको तरस नहीं खाना, इनको एजुकेट करना है, इनको इस माशरे में उसी तरह दूसरे शहरी के बराबर हमने इसको खड़ा करना है। और ये हुकूमत जो स्टेप्स ले रही है मुख्तलिफ, हम 1 वीक में ये 2-3 खबरें हमने ब्रेक कर दी, तो बड़ा मैं समझता हूँ कि इसकी तारीफ जितनी भी की जाए। एक बात ये भी है कि ये कंटिन्यूड रहे, ये तसलसल रहे इसका, जिस तरह मोबाइल लाइब्रेरीज आई दरमियान में और फिर ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला, तो ये कम से कम एक इकदाम ऐसा है जिससे हम उम्मीद ये करते हैं कि ये चलेगा आगे, अल्लाह करे चले और निचली सतह तक पहुंचे। आगे हमारे पास ये है कि दुनिया का सबसे महंगा बर्गर जो है वो सामने आ गया है। हॉलैंड की कंपनी ने ये बर्गर तैयार किया है, $6,000 अमेरिकन डॉलर्स इसकी प्राइस है, और अगर हम पाकिस्तान में इस मनी को कन्वर्ट करें तो ये 9.5 लाख रुपए का ये डॉलर बनता है। इस पर मतलब इसमें क्रैब्स लगे हुए हैं, इसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, बत्तख के अंडों की मायनीज तैयार करके इस बर्गर में इस्तेमाल की जाती है, और इसमें जो गोश्त इस्तेमाल होता है वो स्पेशली जापान से आता है। ये सोने का वर्क है जिसमें इसको लपेटा जाता है, और ये बहुत हैवी बर्गर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस कंपनी ने ये बर्गर बनाया है उनका ये कहना है कि इस बर्गर से उनकी जितनी आमदनी होगी वो गरीब ममालिक में जो उनके पानी के मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करने के लिए ये जो रकम है वो अतिया की जाएगी। और 2 लोग जो है इसको अब तक खा भी चुके हैं और उनका कहना यही था कि वो मदद करना चाहते हैं इनके मंसूबे जो पानी के हैं गरीब मुल्कों के लिए, उसमें उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ऑर्डर किया। खैर बड़ा शानदार बर्गर है, हम तो सिर्फ सोच ही सकते हैं 9 लाख रुपए कौन खर्च। अच्छा मैं खाना भी हूँ ना तो मैं कभी ये वाला बर्गर ना खाऊं क्या, क्रैब और ये चीजें। हाँ ठीक है जी, आगे क्या है? आगे हमारे पास जी आगे हमारे पास जो स्टोरी है वो ये है कि दुबई के पास पहले तो ये एजाज़ था कि सबसे बुलंद तरीन इमारत जो थी वो दुबई में थी, फिर सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल था वो भी दुबई में था। अब दुबई ने एक और एजाज़ हासिल कर लिया है, जो सबसे गहरा स्विमिंग पूल है वो दुबई में तामीर किया गया है, बनाया गया है, और इसका इफ्तिताह किया है वली अहद शेख हमदान ने। और गोताखोरों के लिए स्विमिंग पूल का नाम जो है वो डीप डाइव दुबई
रखा गया है। इसके हम पिक्चर्स भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। 200 फीट ये गहरा है और जदीद टेक्नोलॉजी और बेमिसाल सहूलियात से आरास्ता ये स्विमिंग पूल है। इसमें स्टूडियो है, इसमें एक तरह से पूरा शहर जो है वो आबाद किया गया है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तकरीबन 60 मीटर, मतलब स्विमिंग पूल के अंदर आप पूरे शहर का विजिट आसानी से कर सकते हैं। हाँ, डीप डाइव, आप बहुत गहरी डाइव इसमें कर सकते हैं। कमाल है। इससे पहले जो है वो पोलैंड के पास था सबसे गहरा स्विमिंग पूल का एजाज, 50 मीटर उसकी गहराई थी, ये 60 मीटर गहराई है। तो दुबई हैरान कर रहा है, एक से एक बढ़ के चीज़ें लेके आ रहा है। मैं सोचता हूँ बात के काश ऐसा हो कि दुबई में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाएं और हम ये भी फ़ख्र करने लगे कि दुनिया में हार्वर्ड के मुकाबले की यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन गई है, फिर मज़ा आएगा ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल। मुस्लिम दुनिया में जब इस तरह की चीज़ें होगी ना कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छी साइंस लैब, तो बड़ा अच्छा होगा। आगे क्या जी? आगे हमारे पास जो स्टोरी है वो एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सड़क पर चलते हुए फिजाई आलूदगी का सफाया करने वाली कार जो है उसको डिज़ाइन किया गया है। ये बिजली से ये कार चलेगी और जब ये सड़क पर चलेगी तो ये जो हवा में मौजूद आलूदगी होगी उसको एब्जॉर्ब करेगी। इसकी जो कीमत है वो 40,000 बरतानवी पाउंड है, यानी तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी रुपए होगी। तो ये एक ख़बर है, इनोवेशन आई है और अब देखना ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये जैसे जैसे अगर ये कार कॉमन होती है तो ये किस तरीके से जो काम है वो सर अंजाम देती है। टेनिस बॉल के बराबर भी आलूदगी जो है ना वो कहते हैं उसको भी ये साफ कर सकेगी। मेरे ख्याल में बड़ा ही अच्छा कदम है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन और हमारे पास कोई तदारुक उसका करने के लिए है अच्छा नहीं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इन्वेंट तो की जाती हैं लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। मतलब वो आती हैं, हम उनको अनाउंस करते हैं और वो फिर ख़त्म हो जाती हैं। मतलब वो मैंने देखा इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इतनी लॉन्ग टर्म नहीं होती। आई डोंट नो व्हाई, बट अच्छी इन्वेंशन है लेकिन इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो ये है ना कि वो इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हैं और फिर इसको फैलाव भी हो जाता है। हमारे यहाँ कम से कम ये है कि ऐसी पहुँच नहीं पाती, बहुत देर में पहुँचती है, उस वक्त तक दुनिया कहीं की कहीं पहुँच चुकी होती है। तो ये है सूरत हाल। खैर, खला का सफर करने के लिए लेके जा रही हैं। हाँ, खला का सफर अरबपति हैं सर रिचर्ड इनका नाम है, जिन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। हाँ। और खला का सफ़र करने वाले ये अरबपति बन चुके हैं। इनकी अपनी बेसिकली एक कंपनी है और ये अपने रॉकेट पर खला का सफ़र करने गए अपने 5 साथियों के हमरा और इन्होंने चंद मिनट तक खला में गुजारे, वहाँ के नज़ारे किए और उसके बाद ये तकरीबन 1.5 घंटे पर इन्होंने ये सफ़र जो था वो मुकम्मल किया। 1.5 घंटा मेरे ख्याल में लगा इनको। ये रिचर्ड ब्रांसन है, इनकी अपनी बरतानिया से इनका ताल्लुक़ है, इनकी अपनी कंपनी है फ़ज़ाई ये जहाज़ों की जिसका नाम वर्जन ही है और ये वर्जन के नाम से इन्होंने ये कंपनी बनाई हुई है। अब इन्होंने ये इनका जेफ बेजोस के साथ और 1-2 और लोग हैं उनके साथ मुकाबला चल रहा था कि खला में सबसे पहले कौन जाएगा। तो ये पहल कर गए, इनको सबकत मिल गई, ये आगे निकल गए और इन्होंने जाके सफ़र किया, वहाँ पे जाके खला में अच्छी तरह से देखा, नज़ारे किए और अब ये कह रहे हैं कि मैं अपनी फ़ज़ाई कंपनी के ज़रिए दुनिया के आम शहरियों को लेके जाऊंगा। ये सबसे पहले आम शहरी हैं। हाँ। बाकी तो खला नवर तो पहले भी जाते रहे हैं। हाँ। लेकिन ये आम शहरी हैं जो लेके जा रहे हैं और मुनफरिद ये जहाज आम शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। ये कोई स्पेसशिप से नहीं गए थे, खला का मतलब जाना और वो जो ख्वाब है स्पेस का। हाँ जी, आम स्पेसशिप से नहीं गए थे बल्कि ये मुनफरिद डिज़ाइन वाले जहाज़ ने स्पेसशिप को जाके खला में छोड़ा और वहाँ से इन्होंने सफ़र किया और फिर ये वापस आए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये तो था पब्लिक का डेली डोज जिसमें हमने आपके साथ इंटरेस्टिंग खबरें जो थी वो शेयर की। एक अफसोसनाक खबर है वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें और वो ख़बर ये है कि संडे के रोज़ डिफेंस के एक घर से एक लाश बरामद हुई जिसको जब आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये एक मॉडल की लाश है और इनको गला दबाकर कत्ल किया गया और बड़ी मतलब अजीब हालत थी। नायाब इनका नाम बताया जा रहा है। इनके कहा जा रहा है कि सौतेले भाई थे, वो इनसे जब मिलने आए तो उन्होंने देखा कि घर बंद पड़ा था और इनकी जो लाश थी वो खैर अंदर गए तो वो फर्श पे पड़ी थी और फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस ने इनके भाई की मुद्दत में मुकदमा वगैरह तो दर्ज कर लिया है लेकिन कहा यह जा रहा है कि फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री भी वहाँ पर आ गई, शवाहिद इकट्ठे किए गए लेकिन इनका जो सेल फ़ोन है वो वहाँ से बरामद नहीं हुआ। तो अफसोसनाक खबर है। पुलिस ने तहकीकात का दायरा कार तो वसी कर दिया है। अब
तहकीकात जैसे जैसे होंगी फिर पता लगेगा कि कौन इन्वॉल्व है इनके मर्डर में। अफसोसनाक खबर है, अल्लाह करे जल्द से जल्द पता चले, कातिल पकड़े जाए और उनको सजा मिले। हम ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर है विदास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और अभी हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, समात में कमी, यानी कि जो लोग कम सुनते हैं उनको सुनने में कुछ मसाइल दरपेश आते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं और उम्र के किस हिस्से में जो समात है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होना शुरू होती है और फिर आजकल इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। सर, मेनली क्या कॉजेज़ हैं, क्यों समाज जो है वो मुतासर होती है और स्पेशली अगर हम देखें तो जैसे जैसे इंसान एज करता है, एजिंग की तरफ आता है तो समाज जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होना शुरू होती है। हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो हमारे घरों में जो बड़े बड़े बूढ़े होते हैं वो ऊंचा सुनते हैं, तो ये क्या ऐसी इंसान की बॉडी में चेंजेस आती हैं कि वो ऊंचा सुनने लग जाता है? थैंक यू वेरी मच। समात में कमी की ज़्यादा आम वजूहात जो हैं उसमें मौरूसी अमराज हैं ज़्यादा, जैसे हमारे कज़न मैरिजेस बहुत हैं। एक बहुत बड़ा मसला है कि जिन फैमिलीज़ में ऑलरेडी समात में कमी हो और बार बार शादियां अगर वही हो रही हैं तो बहुत सारे अमराज वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ख्याल करना चाहिए और छोटे बच्चा जो ही दुनिया में आए पहले दूसरे दिन ये श्योर होना चाहिए कि उसकी आई साइट और समात बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, इंसान को अपनी बुलंदियों तक जाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, लर्निंग के लिए, इवन गांव में बैठा है बच्चा या शहर में है, नॉर्मल हीयरिंग, नॉर्मल स्मार्ट हीयरिंग और विजन के बगैर, नज़र के बगैर ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, वरना वो डिसेबिलिटी की आखिरी हदों में चला जाएगा। और ये बड़े सिंपल से तरीके हैं जिसको हम बड़ा जान सकते हैं कि दुनिया में जो नया मॉडल आया है उसकी हीयरिंग बिल्कुल नॉर्मल है या उसमें कमी है। लेकिन कैसा है, क्या है मतलब तरीक़ेकार? उसमें ये है जी कि हमारे एक बड़ी खूबसूरत सा एक्ट है अजान देना। ठीक है, अगर बच्चे को आप अजान दे रहे हैं, को आवाज़ दे रहे हैं या थोड़ा क्लैप भी कर रहे हैं और बच्चा इनअटेंटिव है, अबाउट टू स्लीपी है और फ़ौरन अलर्ट हो जाता है, ठीक है, और उसकी हार्ट रेट तक बढ़ जाती है, या मामा ने साइड से क्लैप किया और इमीडिएटली बच्चा उधर टर्न करता है, तो इसका मतलब समात तो ठीक है। ठीक है, और अगर ये मिनिमल आवाज़ से भी ऐसे करता है, कोई भी आवाज़ प्रोड्यूस करने से, वो क्लैप हो सकती है, वो सीटी हो सकती है, वो हाथों से, या छोटा सा बच्चा जो ही सोने लगे हल्की सी आवाज़ पैदा करे, विस्पर करे, ठीक है, तो अगर बच्चा फ़ौरन ही उधर देखता है, आंखें फ़ौरन खोल लेता है, डर जाता है, तो इसका मतलब समात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये बेसिक सी बुनियादें, और अगर इसमें कम से कम ये बात तय हो जाती है कि एक कान ठीक है। अगर आप दोनों कानों को चेक करना चाह रहे हैं तो एक कान में कॉटन लगा के उस पर थोड़ी सी पॉलीफैक्स लगा दें, कोई भी वैजलीन लगा दें, एक कान को बारी बारी भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ये ऑथेंटिक तरीका है, मतलब बच्चे वाकई रिस्पॉन्ड करेंगे या इसके लिए कोई मेडिकल तरीका नहीं है? इसके लिए 95% तो पेरेंट्स घर पे ये सिंपल से टिप से कर सकते हैं। ठीक है, वो बच्चे जो 6 माह पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी आवाज़ें नहीं, फर्स्ट बर्थडे से पहले बच्चे को बहुत सारे लफ्ज़ कहने चाहिए, वो सराइकी में हो, पंजाबी में हो, फ्रेंच में हो, जो मामा बोलेगी वही बच्चा बोलेगा। ठीक है, अगर बच्चा अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स 6 मंथ्स से 1 ईयर में सिंगल वर्ड्स, मामा, बाबा, जो भी लोकल लैंग्वेज है वो कह रहा है तो बच्चा तो आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर वो लफ्ज़ 5-6 माह से ऑनवर्ड नहीं आ रहे, उसकी आवाज़ बिल्कुल टोटली अनअंडरस्टैंडेबल है, तो पेरेंट्स को फिक्र करना चाहिए। ठीक है, वो बच्चे जो हॉस्पिटल में आते हैं, आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये आलमोस्ट मस्ट कर दिया गया है, जिना हॉस्पिटल है, आप प्राइवेट किसी में आते हैं, हर बच्चे की विजन और हियरिंग चेक करके भेजी जाती है। हवासे खमसा में ये 2 वाहिद चीज़ें हैं जिनका एब्सोलूट नॉर्मल होना एक नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लाइफ, ग्रोथ ऑफ लाइफ और आगे बढ़ने के लिए बच्चे के बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लास छोटी में अब बच्चा 5-6 साल में सर स्कूल नहीं जा रहा, अब जा रहा है 2-2.5 साल की एज में। कम्पिटिटिव पेरेंट्स ने खुद ही ज़्यादा कर लिया है। अब उस एज में अगर बच्चा इनअटेंटिव है, उसके तलफ़्फ़ुज़ साफ़ नहीं है, वर्ड उसके स्लैंटिंग हो रहे हैं, वो तोतला सा बोल रहा है,
या टीचर बोल रही है बच्चा इनअटेंटिव है, ही डिस्टर्ब्स टू द होल क्लास, इसका मतलब कि बच्चे की समात में कमी है या उसकी विजन ठीक नहीं है, क्योंकि उसको तो सामने पता ही नहीं चल रहा है कि क्यूट सी टीचर क्या कर रही है वहाँ। तो अल्टीमेटली अगर बच्चा, जैसे मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, इसका 20% सुन रहा है, तो टीचर के बिल्कुल जो करीब बच्चा होगा वो कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है, जो दूर बैठा उसको बिल्कुल कोई पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है। इसलिए वो बच्चा जब दुनिया में आए, थोड़ा सा डाउट हो तो डॉक्टर उसको चेक ज़रूर कराए। स्कूल भेजने से पहले विजन और हियरिंग ज़रूर चेक करवा के भेजें। ठीक है। हमारे इधर फीडर का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि मदर फीड इज़ अ बिगेस्ट ब्लेसिंग। ठीक है। बिगेस्ट ब्लेसिंग। ठीक है। ये मुदाफ़ियत भी है, ये बच्चे को स्ट्रॉन्ग भी करती है, ये एक किस्म का वैक्सीन भी है, ये एक किसी भी अमेरिकन फीडर से 100 टाइम ज़्यादा सॉफ्ट है और क्लीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अपने सराउंडिंग्स में अगर बात करूं तो 2-3 केसेस ऐसे देखे कि बच्चे को फीड करवाया जा रहा था लेटा कर, या फीडर उनके मुंह में डाला हुआ था लेटा कर, जिससे उनकी कान की साइड पर वो दूध चला गया और उन बच्चों की जो हियरिंग थी वो मुतासर हो गई। तो ये यही रीज़न होगी या कोई और रीज़न हो सकती है? अपेरेंटली तो यही रीज़न नज़र आई कि यही वजह होगी जिसकी वजह से उनकी हियरिंग लॉस हुआ। बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने और बिल्कुल परफेक्ट बात की आपने कि बच्चे, अगर आपने दूध पिलाना है, माँ ने खुद से भी फीड करवाना है, तो बच्चा शुड बी इन सिटिंग पोस्चर, जैसे बच्चा बैठता है। जैसे हमारे इस्लाम में ये क्लियरली है कि सीधे होके बैठ के खाना खाएं, अटेंटिव होके खाएं, लेट के ना खाएं। बच्चे को सिटिंग पोस्चर में रखें और थ्रू आउट द एक्ट ऑफ सक्लिंग, बच्चा जब दूध पी रहा है तो माँ उसको थोड़ा थोड़ा टच करे, कान को, सर को, बाजू को, सो दैट ही शुड वेरी अलर्ट लाइक ए क्यूट आर्मी मैन। वो अलर्ट है हर वक्त। वो जो सक्लिंग शुड बी वेरी एक्टिव एक्ट। ठीक है। अगर सारी, और वो मेड के एक्सपेंस पे ना छोड़ें। ये फीड अगर आप फीडर से भी करवा रहे हैं, किसी वजह से माँ नहीं पिला सकती, तो फिर भी इसका टाइम जितना शॉर्टन किया जाएगा, बिठा के पिलाया जाएगा और पिलाते हुए बच्चे को एक्टिव रखा जाएगा, ये बच्चे डॉक्टरों के पास नहीं आएंगे। वरना होता बिल्कुल आपने सही कहा कि दूध नाक के पीछे से एक रास्ता सीधा कानों को जाता, बाहर की तरफ से पर्दा आता सामने, नाक के पीछे से डायरेक्टली कम्युनिकेशन है, ये दूध वहाँ जाएगा, इन्फेक्शन रहेगी, ये कान बहने शुरू हो जाएंगे, नहीं भी बहेंगे तो अंदर इन्फेक्शन रहेगी। और ये जी हरमीत हमारे साथ हैं। ठीक। जी हरमीत। जी डॉक्टर साहब अगर आज कल के नौजवानों को हम देखें, बल्कि जब जो टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल आया है, तो अगर हम मेट्रो में जाते हैं, बस में बैठते हैं या गाड़ी में बैठते हैं, तो हम हेडफोन का इस्तेमाल बड़ा नॉर्मल सा हो गया। हर जगह में कॉल्स भी हेडफोन, और साथ साथ में ये भी देखते हैं कि कुछ लोग बड़ा लाउडली गाना सुनते हैं और गाते भी हैं। तो इससे कितना फ़र्क पड़ता है, क़ुव्वत समात कितनी मुतासर होती है हेडफोन के हवाले से? हरमीत, आपने एक स्ट्रॉन्ग जो प्रॉब्लम है आज का, ये लास्ट ईयर WHO का मेन गोल भी यही था और स्लोगन भी यही था कि स्मार्टफोन, कंसर्ट्स, हाई साउंड्स 100% कानों को डैमेज करती। अच्छा। इन द लॉन्ग रन ये वबा है, ये मरज़ है। देखें, हमने आजकल बच्चे को पूछें कि आप गेम करते हैं, तो ही थिंक्स ये डिजिटल गेम को पूछ रहे हैं। फिज़िकल लाइफ में एक्सरसाइज करना और मूवमेंट करना इंसान के लिए इंतहाई फ़र्ज़ है, लाजम है, मैंडेटरी है। ठीक है। ये जो फ़ोन है, ज़्यादा सुनना, इसकी वेव्स हमारे कानों के लिए और ब्रेन के लिए ठीक नहीं है, ये डैमेजिंग है। और अगर लाउड साउंड कॉन्स्टेंटली सुनी जाए जो 90 डेसिबल से ज़्यादा होगी, तो उसमें 100% समात वक्त से बहुत पहले नीचे आ जाएगी। ठीक है। इसलिए स्मार्टफोन का लिमिट किया जाए, ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि ख़ास एज के बाद उनको दें। अगर उन्होंने एजुकेट भी करना थ्रू स्मार्टफोन, एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल इंतहाई बेजा है। और मीत, आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि इस पे काफ़ी सारी पेरेंट्स की एजुकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। अभी हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा समात के जो हैं वो इश्यूज़ आते हैं। अब हम ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद
एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। शो में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब। प्रोफेसर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि बच्चों की जो समात है वो किस तरह से मुतासर होती है, उसकी क्या वजूहात है। लेकिन अगर हम बड़ों में देखें तो ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है तो समात उनकी भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। आपके नज़दीक इसकी क्या रीज़न्स हैं कि एजिंग में ये फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करने लग जाता है? जो सबसे ज़्यादा हमारे फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे लाउड साउंड है, एविएशन से मुतल्लिक हैं, जहाँ पे भी साउंड कॉन्स्टेंटली 90-95 डेसिबल से ज़्यादा होगी, जैसे इंसान शाउट करता है या कंसर्ट्स हैं, ये स्मार्टफोन को बहुत, आपने ईयरफोन लगाया हुआ है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चा किस टोन पे सुन रहा है। एंड अगर आप उसमें अवेयरनेस नहीं है तो ये इंतहाई गलत बात है। हमें निप द इविल इन द बट। लेकिन 2-3 चीज़ें कॉमन जो हमारे रूटीन में लाइफ में होती हैं, हमारी एज में भी, यंग एज में भी, वो सबसे ज़्यादा है मीज़ल्स और मम्प्स। ये आम है, हम सबको कान में, जिसको कान पेड़े कहते हैं, या स्वेलिंग हुई, हफ्तक हुई और ख़ुद ही ठीक हो गई। इनमें से 10% लोगों को ज़रूर कोई ना कोई न्यूरोपैथीज हो जाती। उनमें से एक सबसे प्रोमिनेंट हीयरिंग लॉस है कि हुआ था मम्प्स या मीज़ल्स, जिसको खसरा कहते हैं, और जाते जाते पता लगा बच्चे का एक कान तो सुन ही नहीं रहा या दोनों कान मॉडरेटली इन्वॉल्व हो गए। तो ये आम वजह है। इसलिए पेरेंट्स जब खुद से अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, और सोते हुए हमने एक सिंपल सा तरीका रखा है कि माएँ या बाप लाइट ऑफ करें सोने से पहले, आयतुल कुर्सी पढ़ने से पहले, अल्लाह मियाँ से दोस्ती करने से पहले, ये 2-3 चीज़ें साथ साथ उस बच्चे से विस्पर करना शुरू करें। ठीक है। अगर आपकी हर विस्पर 6 फीट से बच्चा प्रॉपर आपको रिप्लाई कर रहा है तो दी बेस्ट। ठीक है। नहीं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। एक होता है मतलब 80 क्रॉस किया या 70 क्रॉस किया तो उसके बाद भी समाज जो है वो हियरिंग लॉस आहिस्ता आहिस्ता 60s के बाद भी ये होने लग जाता है। 4 to इस 5 एज में क्या रीज़न होती है? 4 to 5% लोगों को 60 प्लस के बाद 4 से 5% को समात कम होती है। ठीक है। बाकी 90-95% 80-90 के बाद भी कई दफ़ा नाम रहते हैं। ठीक है। अब इन लोगों ने अपनी VN हर 6 मंथ्स के बाद चेक करवानी। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसको एजिंग प्रोसेस भी कहते हैं, इसको प्रेस बाई एक्यूसिस भी कहते हैं। एज के साथ कुछ लोगों का पहले चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, मिर्च मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल, सिगरेट का इस्तेमाल, ये वो चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को जल्दी ज़्यादा नीचे लेके जाती है। जिनको हम नट्स कहते हैं, मिल्क है, विटामिन A है, ये एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जो लोग ये रूटीन में ज़्यादा लेते हैं, नट्स, मिल्क, विटामिन A जो सी फूड में अबंडेंट है, उनकी आम तौर पे ये दोनों चीज़ें VN और हीयरिंग कई दफ़ा 90 प्लस पे भी, अब बहुत सारे कंट्रीज़, 5 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड राइट नाउ, उनकी एज एक्सपेक्टेंसी 90 के पास है। तो वहाँ पे मेजॉरिटी लोगों की हीयरिंग इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये हरमीत कुछ पूछना चाह रहा है। जी हरमीत। जी डॉक्टर साहब, हेलन साहिबा एक मिसाली खातून थी जो पैदाइशी तौर पर नाबीना भी थी, क़ुव्वत समात से भी मुतासिर थी, मैं महरूम थी। उनका एक कौल है कि जब इंसान नाबीना होता है तो वो अशया से दूर होता है, लेकिन जब इंसान बहरा होता है तो वो इंसानों से दूर होता है। हम देखते हैं कि हमेशा घरों में जब भी कान में कोई दर्द हो या तकलीफ़ हो तो प्याज, शहद का इस्तेमाल किए, घरेलू टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कितने मुफीद, कितने करामत साबित किए हो सकते हैं? ये आपने अच्छी बात की है। जब ये दोनों स्पेशल सेंसेस जो हैं VN और हीयरिंग कम होती है तो अल्लाह मियाँ ने हमारे ब्रेन में एक सुपर कंप्यूटर फिट किया है। आप बहुत सारी आपकी अंदरूनी जो फीलिंग्स हैं वो इतनी इनॉर्मसली उजागर कर दी जाती हैं कि अगर 5 बहन भाई हैं तो उस बच्चे को जो देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, वो उसकी जस्ट पाँव के चलने से बता देगा ये कौन है एंड हाउ इज ही। जो आपने बात की ये बड़ी ज़रूरी है कि कान को नॉर्मली साफ़ नहीं करना चाहिए। कान को कभी भी साफ़ नहीं करना चाहिए। हाँ, यही तरीक़ेकार भी है कि हम उमूमन आते हैं नहा के आके तो कॉटन बड्स वगैरह लेके कान में या तिनके के वो रुई लपेट के वो साफ़ कर रहे होते हैं। स्विमिंग पूल से जाते हैं, वापस आते हैं
तो क्या तरीक़ेकार होना दोनों चाहिए? कानों को ऑटोमेटेड तरीके से नेचर ने, ऑलमाइटी अल्लाह ने बिल्कुल प्रॉपरली डिज़ाइन किया है। सिर्फ नहाने के बाद टॉवल जो है वो इस्तेमाल किया जाए और टॉवल से थोड़ा सा उसको शेक करके साफ़ कर दिया जाए। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा जाए कि पूरी दुनिया में आप जाते हैं तो आपको 3 टॉवल देते हैं, हैंड टॉवल, फेस टॉवल, बॉडी टॉवल। पाकिस्तान में मुश्किल से एक ही टॉवल होता है। तो उस टॉवल को जब ये फेस पे यूज़ कर लें तो नीचे आप बेली बटन से नीचे जाएं तो उसको जस्ट फ्री फॉल उसको करें, ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जर्म्स इन लोअर पार्ट बिलो द अम्बलाइकस बेली बटन से ज़्यादा होते हैं। ये एहतियात की जाए। सिर्फ टॉवल से, कपड़े से साफ़ करना बिल्कुल ठीक है। कान के अंदर उंगली डालना, चाबी डालना, कोई और चीज़ डालना, दैट्स इम्पॉर्टेंट। पर बात करेंगे और हमें जो शो में मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं वो है सिंगर ज़रताज हसन, हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। ज़रताज, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने जो जॉनर अपने लिए पिक किया है, जी जी, चूँकि पहले भी आपको सुना हुआ है मैंने, जी, वो जी, गज़ल का है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वैसे आप देखने में मॉडर्न आदमी लगते हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन गज़ल ख़ास तौर पे क्यों, जबकि ऐसे में कि तमाम लोग पॉप सिंगिंग की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न म्यूज़िक की तरफ जा रहे हैं, आपने बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल एक किस्म अपने लिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है, वो ये है कि जो गज़ल का म्यूज़िक है वो मेरे कल्चर का म्यूज़िक है। वो जो पॉप म्यूज़िक है वो तो हो ही जाना है। तो मैं एज एन यंगस्टर अपने कल्चर को म्यूज़िक को प्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक इज़ द लैंग्वेज ऑफ दिस यूनिवर्स। असल बात है मौसीकी की। तो मैं इसमें रूहानियत समझता हूँ, इसमें मुझे हकीकत नज़र आती है, एक सुकून मिलता है, जिस वजह से मैंने गज़ल का जॉनरा अपनाया हुआ है अपने लिए। और इसमें मेरे मेंटोर हैं मेहदी हसन साहब, और मैं इंस्पायरेशन मेरी अपने मेरे बाबा से है, वो भी गज़ल गाते हैं। तो फिर उनको देख के और फिर मेहदी हसन साहब को सुनना, गुलाम अली साहब को सुनना। ये जो गज़ल है, क्लासिकल है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है आम म्यूज़िक से? नहीं, इसमें ज़रा इसकी रूह में उतरना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। लेकिन म्यूज़िक कोई भी है ना, उसकी रूह में उतरेंगे तो वो काम करेगा, चाहे वो पॉप है, चाहे वो रॉक है, चाहे वो फोक है, चाहे वो क्लासिकल, चाहे सेमी क्लासिकल है। तो क्योंकि म्यूज़िक एक अलहदा चीज़ है इस दुनिया में। मैं समझता हूँ कि कायनात में एग्जिस्ट करती है ये चीज़। म्यूज़िक इज़ द साउंड ऑफ वाटर, म्यूज़िक इज़ द साउंड ऑफ एयर, म्यूज़िक इज़ लाइक अ सीक्वेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। ठीक है। तो बस इसीलिए रूहानियत को ज़्यादा। सिंगिंग तो आप करते हैं, इसके अलावा और आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? मेरी एक्टिविटीज़ यही है कि मेरा पैशन भी यही है, मेरा प्रोफेशन भी यही है। अच्छा। मैं इसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसा करते हैं ना, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, पैशन की तरफ ही आते हैं। पहले क्या सुनाओगे आप हमें, कौन सी गज़ल? मॉर्निंग टाइम है तो मैं सब गज़ल सुनाऊँ सर आपको? हाँ, गज़ल। कतील से भाई साहब की गज़ल अगर आप कहें तो वो सुनाऊँगा आपको मैं। जी। गम धप मगरे निरे सा तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने ये फूल। जीत ले जाए कोई मुझको नसीबों वाला, जीत ले जाए
जीत ले जाए कोई, जीत ले जाए कोई मुझको नसीबों वाला, जिंदगी ने जिंदगी ने मुझे दांव पे लगा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, तूने ये फूल। बहुत खूबसूरत शेर है ये। शायद आ जाए कोई दिल में झांकने वाला, शायद आ जाए, शायद आ जाए, शायद आ जाए कोई दिल में झांकने वाला, इसलिए मैंने गिरेबान खुला रखा है, इसलिए मैंने गिरेबान खुला रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा। जबरदस्त। बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो आपकी इंस्पिरेशन जो है वो मेहदी हसन साहब है। मैं ये जानना चाह रहा था कि मेहदी साहब ने तो जाहिर है गज़ल के बादशाह हैं, बहुत ज़्यादा गाई, गज़ल गाई, मतलब वो, लेकिन साथ में अमानत अली खान साहब का नाम मतलब गज़ल में कम मतलब वो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने जो गाई है वो बहुत ही शानदार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जरूर 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 अगर आप कहेंगे तो मैं उनकी गज़ल, हाँ वो उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन वैसे मैं कह रहा था कि फ़र्क क्या है दोनों की गायकी में? मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं फ़र्क कर सकूं दो हस्तियों में। मेरे तो बहुत, मेहदी हसन साहब ने तो अपना सिक्का जमा दिया ना कि वो शहनशाह गज़ल हो गए। और अमानत अली खान साहब जो कि पटियाला घराने से हैं, तो उन्हीं की बात करें ना। जी 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 जी। तो ज़िंदगी का साथ, ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया उनका, जिसमें सबसे बड़ी वो है कि वो बहुत जल्द इस दुनिया से कूच कर गए। लेकिन बहुत कम वक्त में उन्होंने बहुत नाम किया अपना गज़ल में, जिनकी वो उम्रा लंगिया पब्बा पार, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, इंशाद ही उठो, तो ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया शायद उनका। मैं अच्छा, वैसे जब आप खुद फारिग टाइम में बैठे हैं और कोई गज़ल सुनना चाहें तो मोस्टली आप किसको सुनते हैं? जब मैं फारिग टाइम में बैठता हूँ मैं सबको सुनता हूँ पहले, सबको सुनने के बाद फिर मैं मेहदी हसन साहब को सुनता हूँ। सबको सुनने के बाद क्यों, मैं पहले क्यों नहीं मेहदी हसन साहब को सुनते हैं? इसमें ये है कि मेहदी हसन साहब मैंने देखा कि कमाल है भाई, सुर का समंदर है वो, उनका खर्ज जो है ना। अच्छा जरताज साहब, एक सवाल वैसे जरताज, मैं अगर हम आजकल के नौजवान यंगस्टर जितने भी उनको मैं देखता हूँ तो हारमोनियम मैंने आपके हाथ में देखा और टेबल पे आपने रखा हुआ, कमाल का आप बजा रहे हैं। बड़े कम यंगस्टर जो है वो आजकल ऐसे स्टूडियो बने हुए हैं जहाँ पे जाके सारे इंस्ट्रूमेंट आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो बस आपने गाना है और सारा कुछ हो भी जाता है। तो कितना ज़रूरी है एक सिंगर के लिए कि वो कम से कम इंस्ट्रूमेंट जो आलात हैं म्यूज़िक के, मौसीकी के, उनको वो जाने? एक आर्टिस्ट के लिए आई थिंक इतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी उसके लिए ज़िंदगी गुजारना है। एक गाने वाले के लिए उतना ही ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये इतना सा जवाब दूंगा इस बात का, क्योंकि ज़िंदगी के लिए भी सारे पहलू जानने चाहिए। और वो कहते हैं ना कि माँ की गोद पहला स्कूल होता है और घर से तरबियत होती है, फिर जाके बंदा ज़िंदगी गुजारता है। आई थिंक अगर म्यूज़िक में ज़िंदगी गुजारनी है तो इसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बिना। आई थिंक मैंने आपको आपकी बात का सही जवाब दिया। दो शेर मेहदी साहब के
मेहदी स्थाई अंतरा कोई मतलब 2 शेर अच्छे से मेहदी साहब के। तो वो अमानत अली साहब की आप कह रहे थे, वो कौन सा? इंशा जी उठो। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। चले सारे मदनी रवरे धनी सा ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, और बुल देता गुफ्तगू करते, ये आरज़ू। पयाम बर नामुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, पयाम बर नामुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जिसे क्या शर है जुस्तजू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू। ठीक है, ठीक है, बस फौरन नहीं। मेरे ख्याल में मेहदी साहब की इनकी लाइकिंग जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, इन्होंने जैसे बताया, तो उसी पे हम ख़त्म भी करेंगे। लेकिन मेहदी साहब के 2 शेर कोई मेहदी साहब की गज़ल के कौन से वाले सुनाएंगे? रंजिश सही वो सुना दी थी, दोबारा सुनाऊँ सर? हाँ, वो तो आपने मुझे सुनाई थी ना अभी यहाँ पे। रंजिश सही, रंजिश जी सर जरूर। और कोई और कौन सी याद है? मोहब्बत करने वाले शोला जल बचा हूँ, बेकरारी सी बेकरारी है। हाँ। कौन सी सुनी है जी? रोमा ने सुननी होगी, रोमा को पसंद करवाते हैं। रंजिश सही, वही वाली सुन लेते हैं जो हमने पहले सुनी थी। जी जी जरूर। रंजिश सही, मेडिसिन से A+ का शुक्रिया अदा कर लेते हैं। बिल्कुल, पहले हम A+ के नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जो लोग हमें A+ पर देख रहे थे वो अब हमें पब्लिक न्यूज़ पर ज्वाइन कर लें। सरताज कंटिन्यू कीजिए।